नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरएएस मेंस का पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर सी, जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में हम आज पढ़ने वाले हैं जीरो बेस बजटिंग। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जो आरएएस मेंस की एग्ज़ाम होता है उसमें जो पेपर नंबर 1 होता है, उस पेपर नंबर 1 के पेपर नंबर 1 जो होगा उसके पेज नंबर 29 से हमारा खेल शुरू होता है। सब्जेक्ट का पार्ट नंबर सी का पेज 29, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो पास्ट ट्रेंड है उसको देखकर पेज नंबर 29 से शुरू होता है। दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन और 5 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 20 मार्क्स का होता है। उसी में एक टॉपिक मैंने लिया है जिसका नाम है जीरो बेस बजटिंग। तो स्टार्ट करते हैं जीरो बेस बजटिंग के बारे में। तो जीरो बेस बजटिंग का हिंदी में नाम आपके सामने दिख रहा है शून्य आधारित बजट। तो सर ये क्या है? तो जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट का सर इसमें होता क्या है? तो देखिए, आप लोगों को मार्क्स जो मिलेंगे वो एक टेक्निकल लैंग्वेज लिखने पर मिलेंगे। यदि आपने एक जनरल लैंग्वेज लिखी तो हो सकता है एग्जामिनर आपको मार्क्स ना दे, लेकिन समझने के लिए आपको एक आसान लैंग्वेज की जरूरत होती है। मार्क्स केवल टेक्निकल लैंग्वेज से मिलेंगे, समझने के लिए आसान लैंग्वेज आपको चाहिए होती है। तो जीरो बेस बजटिंग का मतलब होता है पुराने बेस को हटाकर बिल्कुल नए सिरे से जब बजट बनाया जाता है तो इसे हम जीरो बेस बजटिंग कहते हैं। कैसे? इस तरह से कि मैं एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने जीरो बेस बजटिंग यूज की थी इन लाइफ में। एक स्टूडेंट जो कि सीए फाइनल लगातार फेल हो रहा था, वो अपने पेरेंट्स के साथ में मेरे पास में आया कि सर मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, 4 बार फेल हो गया, इंस्टीट्यूट मुझे अच्छे नंबर नहीं देता, मैंने एक एक चीज रट रखी है, पता नहीं इंस्टीट्यूट ढंग से कॉपीज चेक नहीं करता। मैंने कहा ये तो हमारे आईसीआई इंस्टीट्यूट को बदनाम कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट को बदनाम कर रहा है, इसको सुधारना पड़ेगा। मैंने उस स्टूडेंट को कहा ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। सर वो कैसे करेंगे? कुछ नोट्स, कुछ टिप्स, कुछ फर्रे कुछ देने वाले हैं क्या? मैंने कहा शांति रख, शांति रख, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करता जा। सबसे पहले जो भी तेरे पास में बुक्स है, कॉपी है, किताब है, नोट्स है, सब यहां पर लेके आ जा। सर आप क्या करोगे? मैंने कहा लेके तो आ। वो सारे के सारे नोट्स, अपनी किताबें, आईसीआई के मॉड्यूल वगैरह जो भी उसकी पठन सामग्री थी वो लेके मेरे पास आ गया। उसने सोचा कि मैं उसमें कुछ अंडरलाइन करूंगा, इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चंस वगैरह बताऊंगा। मैंने कहा अब इनको रख और घर जा और तैयारी कर। उसने कहा सर आप ये सब रख लेंगे तो मैं तैयारी कैसे करूंगा? मैंने कहा अभी अभी तो तूने बोला है कि तेरे को सब याद है। कहा सर वो फिर मैं, मेरे पास टाइम कब आएगा? तेरे को सब याद है और तूने खुद ने कहा है कि जो आप कहेंगे मैं करूंगा। तो मेरा कहना मान, इनको सबको रख और वापस घर पर जा और तैयारी करना शुरू कर, 3 महीने बाद एग्जाम है। गया बड़े दुखी मन से गालियां देता हुआ, बट खुद नई कॉपी ली, पढ़ना शुरू किया। तो उसे ये एहसास हुआ कि उसे कुछ याद ही नहीं है। वो क्या कर रहा था, बस पुराने आंकड़ों को देख रहा था, अंडरलाइन किए को देख के, और ये संतुष्ट हो रहा था कि उसे सब कुछ याद है। और हुआ क्या, 3 महीने में उसकी अच्छी तैयारी हो गई और वो बोथ ग्रुप क्लियर कर गया, सीए बन गया। पेरेंट्स आए, कहा सर ये चमत्कार आपने कैसे किया? मैंने कहा कुछ नहीं किया, ZBB लगाया, जीरो बेस बजटिंग लगाया, उसका बेस ही हटा दिया। जो पुराना उसका बेस था वो मैंने हटा दिया और कहा बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर। यह है जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग का मतलब है अब तक जो आप कर रहे थे उसको पूरी तरह से नकार दो और बिल्कुल नए सिरे से नया बजट बनाओ। इसी का नाम जीरो बेस बजटिंग है और ये ट्रेडिशनल बजट की कमियों को दूर करने के लिए बनाया जाता है। ट्रेडिशनल बजट, पारंपरिक बजट में होता क्या है, पुराने आंकड़े देखते हैं और फिर आप बजट बना देते हैं। जैसे अकाउंटिंग में एक कथन है, एक कहावत है, पहले लिख पीछे दे और भूल पड़े कागज से ले। यानी पुराने आंकड़े देख देख कर हम नए बजट बनाने लगते हैं। इसमें, इस पद्धति में पुराने आंकड़ों को सिरे से नकार दिया गया है। इसी का नाम जीरो बेस बजटिंग है। सर ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि इसके अंदर ये कहा जाता है कि हमारे पास संसाधन लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और यदि हम पास्ट ट्रेंड को देख करके और नए बजट बनाते रहेंगे तो हम एक अच्छा बजट नहीं बना पाएंगे। यहां पर प्रत्येक लागत तत्व को उचित ठहराया जाना आवश्यक है, जो कि गतिविधियों से बजट संबंधित है। यानी यहां पर जो कुछ भी संसाधन हमारे पास में है उनको आप जब भी अलोकेट करते हो, उनका जब आवंटन करते हो, तो हम ये जस्टिफाई करते हैं कि ये क्यों आवश्यक है, यह क्यों आवश्यक है। सर कैसे? ऐसे जैसे
अपने परिवार में कोई शादी होती है तो हम ये देखते हैं कि पिछली शादी जो हमने आयोजित की थी उसमें किन किन मेहमानों को बुलाया, बस हम उन्हीं का ही नाम वापस लिख देते हैं, इनको बुलाया जी, इनको बुलाया जी, इनको बुलाया जी, फलाना जी को बुलाया जी, ये बुलाया जी, 500 आदमी बुलाए जी, तो इस बार 600 आदमी हो गए, 700 आदमी हो गए। लेकिन इस कोरोना पेंडेमिक में ये हुआ कि शादी की लिमिटेशन में केवल 50 आदमी रह गए, आपको मालूम है। और यदि हम पूर्व के आंकड़ों को देखकर यहां पर बुलाते तो हमारी मैरिज सक्सेसफुल ही नहीं हो पाती। हमें उन 50 जनों में ध्यानपूर्वक देखना है कि हमें किन्हें बुलाना है और किन्हें छोड़ना है। तो हमने पुराने आंकड़ों को तो किया बंद और उसके बाद में कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस देखा। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस का मतलब है कि हमने लागत लाभ विश्लेषण किया कि किसको बुलाना आवश्यक है, किसको बुलाने के बिना भी काम चल सकता है, किसको ना बुलाने पर हमारे नुकसान हो सकता है और किसको यदि ना बुलाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपने ZBB अपना लिया। तो बस यही है कि ये एक ऐसी विधि है जिसके अंदर प्रत्येक लागत तत्व को विशेष रूप से उचित ठहराया जाना आवश्यक है। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये खर्चा करने का हमारा आगे जाके क्या बेनिफिट होगा और यदि हम नहीं करते हैं तो हमें क्या नुकसान हो जाएगा। तो सर इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा अगली लाइन में है। ये परिभाषा आप लिखोगे तो ही आपको, यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 15 शब्दों वाला, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। परिभाषा है ZBB इज एन एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग सिस्टम। यह एक गतिविधि आधारित बजट प्रणाली है जहां कार्यात्मक विभाग के बजाय, जहां पर फंक्शनल डिपार्टमेंट की बजाय प्रत्येक गतिविधियों के लिए बजट तैयार किया जाता है। यानी डिपार्टमेंट वाइज बजट तैयार नहीं होता, यहां पर एक्टिविटी वाइज बजट तैयार होता है और हर एक्टिविटी का जस्टिफिकेशन करवाना होता है कि यह क्यों आवश्यक है, यह क्यों जरूरी है। गतिविधि के लागत लाभ को औचित्य देना आवश्यक है। तो जो काम की चीज आप लोगों के समझ में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि ZBB डिपार्टमेंटल बेस बजट नहीं है, यह एक्टिविटी बेस बजट है। यहां प्रत्येक एक्टिविटी का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, लागत लाभ विश्लेषण किया जाता है कि यह एक्टिविटी हमारी संस्थान के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, यदि नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, तभी हम इसमें संसाधन लगाएंगे, अदरवाइज हम संसाधन नहीं लगाएंगे, रिसोर्सेज नहीं लगाएंगे। फिर गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है और संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ तालमेल, धन की उपलब्धता, नियामक आवश्यकता आदि जैसे कारकों के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। यानी ट्रेडिशनल सिस्टम हटा दो। पारंपरिक सिस्टम में होता क्या था कि हम जो बजट अलोकेट करते थे वो डिपार्टमेंट वाइज करते थे। यहां डिपार्टमेंट वाइज को तिलांजलि दे दी गई, पूरी तरह से नकार दिया गया और बजट का रिसोर्सेज जो अलोकेट किया जाता है वो एक्टिविटी वाइज किया जाता है। प्रत्येक एक्टिविटी का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है और लिमिटेड रिसोर्सेज को सोच समझ करके खर्च किया जाता है। व्हाट आर देयर बेनिफिट, व्हाट आर देयर लॉसेज, हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो इससे क्या क्या आगे फायदे होंगे और ना करें तो क्या नुकसान होंगे। नाम है इसका ZBB। परिभाषा आपके सामने है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। 15 शब्दों में से लिख देंगे, 2 आउट ऑफ 2 प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट चीज है कि ZBB है वो कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट दोनों संस्थानों के लिए अच्छा है, यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों तंत्रों के लिए अच्छा है। गैर सरकारी तंत्रों में जैसे भोजन है, स्ट्रीट है, मिड डे मील है, लाइट की स्थापना है, पीने के पानी के प्रावधान है, सामाजिक कार्यक्रमों पर जो खर्चा है उसके औचित्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता है। अरे भाई, आप यदि सड़क बना रहे हो, स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हो, मिड डे मील में बच्चों का खाने का प्रबंधन करवा रहे हो, तो आपको इसकी औचित्यता देनी पड़ेगी कि व्हाट आर देयर बेनिफिट्स, इसके क्या लाभ हैं और यदि नहीं करवाएंगे तो इसके क्या नुकसान हो जाएंगे। मिड डे मील नहीं करवाएंगे तो बच्चे पढ़ने ही नहीं आएंगे, माँ बाप कहेंगे भाई सुबह सुबह तुम्हारा खाना ही नहीं बनता है और देश के ग्रोथ के लिए बच्चों का पढ़ना अति आवश्यक है, तो दो भाई मिड डे मील दो, ताकि इसी लालच में कुछ बच्चे तो अतिरिक्त एडमिशन ले। तो काफी सोच समझ करके ZBB में एक्टिविटी में पैसा लगाया जाता है। नेक्स्ट चीज जो आपके पास है वो है कि स्टेजेस इन जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग की कौन कौन से चरण हैं। तो पहला चरण है पैकेजेस की पहचान और विवरण, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेजेस। जो भी आपके पास में अलग अलग एक्टिविटी है उनकी पहचान करना और देन उनका इवैल्यूएशन करना
कि इनका मूल्यांकन करना, पहले तो पहचान करना, फिर उनका मूल्यांकन करना, फिर उन एक्टिविटीज की या पैकेजेस की रैंकिंग करना। वापस से सुनो, पहला है पहचान, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है रैंकिंग। किसकी? पैकेजेस की, डिसीजन पैकेजेस की पहचान, उनका मूल्यांकन, उनकी रैंकिंग और लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन, आवंटन। ये 4 चरण है ZBB के। पहले जो आपकी एक्टिविटीज है या जो पैकेजेस है उनको आपने पहचाना, उनका फिर आप लोगों ने इवैल्यूएशन किया यानी मूल्यांकन किया, देन उनकी रैंकिंग की और देन फिर लिमिटेड रिसोर्सेज को बांटा। देन उसके बाद में इनकी डिटेल है जो मैंने 4 पॉइंट आपको बताए थे अभी अभी। नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ZBB में आ सकता है वो है इसके फायदे। शून्य आधारित बजट के क्या क्या लाभ हैं, फायदे क्या क्या हैं। तो देखिए ZBB में जो चीज आ सकती है वो एक तो एक परिभाषा है, एक इसके लाभ हैं कि ZBB जो बजटिंग टेक्निक अपनाई जाती है उसके फायदे क्या हैं। तो पहला फायदा इसका यह है, इट प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी एंड रैंक देम इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस फॉर द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। बार बार बोल रहा हूं, संसाधन सीमित है, हर एक चीज में आप पैसा खर्च नहीं कर सकते हो। तो संसाधन सीमित होने के कारण से आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, मोरल ड्यूटी है कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज को आप उस काम में यूज करो जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो स्केयर रिसोर्सेज को बेहतर यूज करने के लिए आप डिफरेंट एक्टिविटी या डिफरेंट पैकेजेस का इवैल्यूएशन कर रैंकिंग कर सकते हो और बेस्ट जो पैकेजेस है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एक दृष्टिकोण प्रदान करता है, विभिन्न गतिविधियों को मूल्यांकन करवाता है ताकि दुर्लभ संसाधनों का आवंटन वरीयता क्रम में रैंक के अनुसार हो सके। पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं जनरल वे में। पेंडेमिक में हर आदमी की सैलरी जो है या रिसिप्ट है वो कम हो गई, कमाई कम हो गई। अब आपने खर्चे यदि पास्ट हिस्ट्री को देखकर, पुराने काल को देखकर खर्चे करना जारी रखा तो आपकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, आप तो परेशान हो जाओगे। तो हर एक व्यक्ति ने ZBB प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगाया है। उसने अपने प्राप्त रिसिप्ट को, कलेक्शन को, सैलरी को दुर्लभ संसाधन जिसे आप रिसोर्सेज बोल रहे हो उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर ही खर्च किया है। उसने अपने कामों की लिस्ट बनाई है, उसने पास्ट ट्रेंड को फेंक दिया है, पास्ट कॉपी को फेंक दिया कि अब तक क्या करते थे, हर सैटरडे फिल्म देखने भी जाते थे, होटल में भी जाते थे, स्विगी जोमेटो से खाना भी मंगवाते थे, सब कैंसिल। उसने कहा कि अब हमारी एक्टिविटी को लिखो और उनका इवैल्यूएशन कर उनकी रैंकिंग बनाओ। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फूड, यानी फूड आपका पहला रैंकिंग हो गया। सेकंड है बच्चों की एजुकेशन, उसके बाद आपका रेंट। तो उसने रैंकिंग की और दुर्लभ संसाधनों को उन रैंकिंग के हिसाब से बांटा, तो ZBB लगा दी। तो ZBB यही तो है, स्केयर रिसोर्सेज है। आपके पास में खूब सारी एक्टिविटी है, उनका इवैल्यूएशन करो, इवैल्यूएशन करने के बाद उनकी हायरार्की बनाओ और जो फर्स्ट रैंक वाला उसको पहले, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर बाद में यदि रिसोर्सेज खत्म भी हो जाए तो कम से कम मूलभूत जो आपकी एक्टिविटी थी जिनमें आपको बेनिफिट मैक्सिमम होने वाला था वो तो कंटिन्यू रहे। सेकंड फायदा यह है, यह सुनिश्चित करता है कि संगठन द्वारा किए गए विभिन्न कार्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम संभव तरीके से किए जा रहे हैं। बट भाई वेरियस फंक्शन किए जा रहे हैं और वेरियस फंक्शन किए जा रहे हैं, उसमें से जो टॉप मोस्ट रैंकिंग के फंक्शन है वो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं और संसाधन बेस्ट वे में यूज हो रहे हैं। It provide an opportunity to the management to allocate resources for various activity only after having a cost benefit analysis। यहां पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, लागत लाभ विश्लेषण करके ही आप संसाधनों का आवंटित करते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर यदि आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्ड, ध्यान दीजिए, मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप टेक्निकल वर्ड यूज करोगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एग्जामिनर इमोशनल हो जाएगा, नाचने लगेगा, पूरे में से पूरे नंबर दे देगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है हर एक एक्टिविटी का, ठीक है ना, लागत लाभ विश्लेषण किया जाता है। ये रहा। देन फालतू खर्च के क्षेत्रों को आसानी से पहचाना जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो सरकारी तंत्र के अंदर पैसा आता था और उस पैसे का उपयोग है कि भाई आराम से जो लोग हैं वो पार्टी करेंगे या एंजॉय करेंगे, गोठ वगैरह कर देंगे, तो वो सारे खर्चे क्या कर दिए गए, बंद। यानी यहाँ लागत लाभ विश्लेषण किया जाता है, मैक्सिमम पैसा उन कामों में यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। विभागीय बजट निगम के उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं
तकनीक का उपयोग उद्देश्य से प्रबंध की प्रणाली के परिचय और कार्यान्वयन के लिए भी किया जा सकता है। ये लिखा हुआ टेक्निक कैन बी यूज फॉर इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के तरीके से संसाधन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए खर्चों का आवंटन किया जा सकता। तो ये इसके मुख्य मुख्य हमने उद्देश्य बताए। आई होप सो आपको इसकी परिभाषा समझ में आई होगी और आपको इसके लाभ समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट चीजें आगे भी है कि ZBB और परफॉर्मेंस बजटिंग में अंतर क्या है, ZBB की लिमिटेशन क्या है, बट मैं एक शॉर्ट वीडियो ही बना रहा हूं, इस कारण से आगे भी ऐसे ही आप लोगों के फायदेमंद वीडियो मैं बनाता रहूंगा। वर्तमान में मैं RAS मेंस की क्लासेस जो ले रहा हूं मैं वो ले रहा हूं सारथी एकेडमी उदयपुर में, भाटी जी द्वारा संचालित, और कलाम इंस्टीट्यूट सीकर के अंदर मेरी क्लासेस RAS मेंस से रिलेटेड चल रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।